करते हैं, ठीक है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया ना सर, जो 100 क्वेश्चन का है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आप लोग बताइएगा आंसर, नहीं लगाएं तो सेट लगा लीजिएगा, बाकी आंसर बताइएगा। सेट नंबर 1 का है, जो 1 जुलाई से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वर्ष 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। तो भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था, तो वर्ष 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है कि वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। बताइए कौन सा समिति था, क्या होगा। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, एलम थुंगन समिति होगा। कह रहा है कि वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था, तो एल एम थुंगन समिति। वही क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना की संचालन करती है, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय। क्या होगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय होगा, ठीक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। बताइए क्या होगा, कौन सा भाग में है, भाग कितना। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भाग 5 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, तो भाग 5 में है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का है, इसमें मिलान करना है, सूची 1 दिया, सूची 2 मिलाना है। बताइएगा कि इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा कि अनुच्छेद 26 में क्या है, बताइए तो अनुच्छेद 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का है ना, क्या बोले। 5 का राइट आंसर ये हुआ, ठीक है। हाँ तो अनुच्छेद 26 में क्या होगा ना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है। वह अनुच्छेद 40 में क्या है बताइए तो, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 में क्या है, संसद का सचिवालय है, संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 में क्या है, तो क्या होगा, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 26 में बोलेगा तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 40 में बोलेगा तो ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 98 में बोलेगा तो संसद का सचिवालय है, अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। ये सब पॉइंट याद रखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, कह रहा है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था, क्या होगा बताइए। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण अफ्रीका से। हाँ, कह रहा है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। बताइए इसमें कौन सी विशेषता सही है, क्या होगा, क्या होगा, द्वैध शासन सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है, तो द्वैध शासन है। क्या है, द्वैध शासन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसमें कौन जो है ना भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो 8 का क्या होगा, संघीय नहीं है, ठीक है, संघीय उल्लेखित नहीं है, लेकिन संप्रभुता उल्लेख है, पद निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक है, ये तीनों जो है ना उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, क्या हो बताइए। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस.सी. मुखर्जी थे। कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। बताइए किसने भाग नहीं लिया था। हाँ तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस नेता ने भाग लिया था, देसरी रियासतों ने भाग लिया था और बी.एन. राव ने भाग लिया था। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था, तो कांग्रेस भाग लिया था, देसरी रियासतों ने भाग लिया था, बी.एन. राव भाग लिया था, मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। सभी लोग जो है ना इसका सेट बना लीजिएगा, इसका PDF ना हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका हम डेली PDF डाल देंगे, बाकी जब किसी का क्लास आएगा तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1793 के चार्टर नियम द्वारा
नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में देने से की व्यवस्था की गई है? तो क्या होगा, किससे? 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, भारतीय राजस्व में से दिया गया। हाँ, कह रहा है कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय राजस्व में से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है कि शिवाजी की अंतिम विजय थी, कौन सा था बताइए? तो 12 का ए हुआ, जिंजी की था। हाँ, शिवाजी की अंतिम विजय कौन था? जिंजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो क्या होगा 13 का? ऑप्शन नंबर बी होगा, मनसबदारी प्रणाली से था। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित था? तो मनसबदारी प्रणाली से था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, या कुतुब ऐबक के द्वारा। कह रहा है गुलाम वंश की वास्तविक जो है ना स्थापना कुतुब ऐबक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का स्थापना किया था? बताइए क्या होगा? 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या वो विद्याधर ने किया था। कह रहा है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, करा शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, सबसे इजी क्वेश्चन है, इपिग्राफ कहा जाता है। हाँ, शिलालेखों का अध्ययन जो है ना इपिग्राफ कहलाता है। क्वेश्चन 17 है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? धौलावीरा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा। नेक्स्ट है बुध जो है ना किसके नाम के एक छोटे से गण संबंधित है? तो क्या होगा? सबको पता है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साक्यगण का था। हाँ, बुध जो है ना साक्यगण नामक एक छोटे से गण से संबंधित है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? बताइए क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, महेंद्र। हाँ, महेंद्र था। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो महेंद्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सुनामी, कह रहा है कि सुनामी जो है ना किसके कारण नहीं होता है? बताइए सुनामी जो होता है तूफान के कारण नहीं होता है, लेकिन समुद्र के नीचे भूस्खलन कारण आता है, ज्वालामुखी विस्फोट कारण आता है, भूकंप के कारण आता है, लेकिन तूफान कारण नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर होती जाती है? क्या होगा 21 का? 21 का ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, एल नीनो। क्या होगा? एल नीनो। कह रहा है किस परिघटना की उपस्थिति में किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर होती जाती है? तो एल नीनो। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? क्या होगा? 22 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंटोस। हाँ, विश्व का कॉफी पोर्ट बोलेगा सेंटोस के कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है किसका? बताइए 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, होकाइडो होगा। क्या होगा? होकाइडो। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो होकाइडो है। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? क्या होगा 24 का? ऑप्शन नंबर डी होगा, अंटार्कटिका है। क्या? अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर है। क्या? अरब सागर। कह रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर है। नेक्स्ट है इसमें 26 में मिलान करना है। इसका जो 26 का राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्या होगा? बी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बताइएगा कि डक्कन ट्रैप कहाँ है? डक्कन ट्रैप बोलेगा तो क्रेटेशियस आदि नूतन में है। हाँ, क्रेटेशियस आदि नूतन में है। आप पश्चिमी घाट बोलेगा तो क्या होगा? उत्तर नूतन में। क्या? उत्तर नूतन में है। अरावली बोलेगा तो कहाँ है? अरावली बोलेगा तो प्री कैरेबियन में है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष बोलेगा तो क्या होगा? अत्यंत नूतन में। क्या? अत्यंत नूतन में है। तो याद रखिए डक्कन ट्रैप बोलेगा तो क्रिटेशियन अति नूतन में है। पश्चिमी घाट का बात करें उत्तर नूतन में। अरावली बोलेगा तो प्री कैरेबियन में है। और नर्मदा ताप्ती बोलेगा तो अत्यंत नूतन में है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? बताइए क्या होगा? 27 का 27 का बी होगा, सतलुज होगा। क्या होगा? सतलुज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? सतलुज है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? किसको कहते हैं भारत की विशाल घाटी? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ, गांधी कोट्टा की विशाल घाटी को।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन और उद्भेदन मतलब डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? 29 से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार होगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन मतलब डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? क्या होगा बताइए? 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, केरल में। ठीक है, केरल में। कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विश्व सरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? बताइए, इसमें गलत क्या है? बताइए। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, इसमें जो है ना सी नंबर गलत है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पे कोयला प्राप्त होता है, ये गलत है। कोयला प्राप्त नहीं होता। इसमें सही क्या है? तो कह रहा है यह संयंत्र बाबूगुदान की पहाड़ियों के केमागुंडी लौहअयस्क प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा ना, इसमें सही क्या है? यह संयंत्र बाबूगुदान की पहाड़ियों केमानुगुंडी में लौहअयस्क प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। और संयंत्र जो जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। और ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो सी नंबर क्या था? गलत था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? बताइए। कह रहा है कि साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 32 का डी होगा। क्या होगा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है। किन्हीं का मिलान कीजिए। इसका जो होगा ना, इसमें मिलान करना है। देखिए, इसको मिलाते हैं। इसमें जनजाति दिया हुआ है और प्रदेश दिया हुआ है। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा जनजाति कौन सा प्रदेश का है। याद रखिएगा, अगर भील का बात करें, भील किस प्रदेश का है? तो भील जो है ना मालवा का है। किसका है? मालवा का। याद रखिए, भील बोले तो मालवा का है। थारू कहाँ का है? थारू जो है ना, ये है थारू तराई का है। कहाँ है? तराई प्रदेश का है। गोंड कहाँ का है? गोंड बोले तो गोंड कहाँ है? तो गोंड बोलेगा तो कहाँ का है? तो बस्तर का है। याद रखिएगा, बस्तर का है। और टोडा बोलेगा तो नीलगिरी का। याद रखिएगा, भील बोलेगा तो मालवा का, थारू बोलेगा तराई का, गोंड बोलेगा तो कहाँ का है? तो बस्तर का है, टोडा बोलेगा तो नीलगिरी का। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 1 3 2 होगा इसका आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? बताइए, कौन सा वृक्ष जो है ना पर्यावरण के लिए खतरा है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या? यूकेलिप्टस है। क्या? यूकेलिप्टस है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS 3 RS में नहीं है। बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS में नहीं है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिसोर्स नहीं है, लेकिन रीयूज है, रिसाइकल है और रिड्यूस है। ये तीनों है, रिसोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है। कहाँ? कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जामनगर में स्थित है। कहाँ है? जामनगर में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? बताइए। कह रहा है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। क्या है? डी, 1858 में। सभी लोग टेलीग्राम चैनल लिंक का ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है ना डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम सारा पीडीएफ डे बाई डे सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे भेजते जाएंगे और इसका डिस्कशन करवाते जाएंगे। आप लोग क्लास को जो है ना हर जगह शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उसका जो है ना कंटिन्यू क्लास आएगा। बाकी इसमें सर पता है ना कि आप सर बोल रहे हैं कि इसमें 24 सेट आएगा। 24 मतलब 20 सेट आएगा 100 क्वेश्चन का, मतलब जीके जीएस का, और 4 आएगा करंट अफेयर्स का। तो सभी लोग जो है अच्छे से क्लास को रिवीजन कीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए, फुल पीडीएफ, तो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे जो है ना क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा। और आंसर आप लोग दीजिए कि कौन सा आंसर आपको ना पता है। आप लोग सेट लगा लीजिएगा, बाकी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 38 का क्या होगा? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, कुशल कोबर। क्या है? कुशल कोबर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि महात्मा गांधी, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? बताइए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती से। क्या है? साबरमती से प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था, बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है 41 का, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 41 का बी होगा। क्या होगा बी, WS सीटनकर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था, WS सीटनकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 कह रहा है कि 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोही का प्रमुख केंद्र कहाँ था, बताइए। कह रहा है 1770 में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए है, बंगाल। क्या था, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा। क्या होगा बी, 1655 ईस्वी में दिया गया, 1655 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में कहाँ के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, बताइए। कह रहा है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में कहाँ के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, मद्रास से। क्या है, मद्रास से। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। कह रहा है कि 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलिन मैकेंजी को। किसको, कॉलिन मैकेंजी को। क्वेश्चन नंबर 46 पे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ, बताइए। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 46 का ऑप्शन नंबर होगा याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वायनाड के जनपद में। क्या है, वायनाड के जनपद में। तो कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड के जनपद में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि इसमें मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें समुद्री यात्री दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। कौन सा समुद्री यात्री किस देश के थे। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा बी, याद रखिए 2 1 4 3। तो वास्को डी गामा कहाँ का था, तो वास्को डी गामा रखिएगा वास्को डी गामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। कहाँ था, पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेन का था। कहाँ था, स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का था, कैप्टन कुक का था ग्रेट ब्रिटेन का। कहाँ था, ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान कहाँ का था, तस्मान था हॉलैंड का। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, और कैप्टन कुक बोलेगा ग्रेट ब्रिटेन का, और तस्मान बोलेगा तो हॉलैंड का था। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है, बताइए। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, दुर्खिम का है। क्या है, दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक संस्था डैश से बनती है, किससे बनती है, बताइए। एक संस्था किससे बनती है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमों एवं विधियों से बनता है। एक संस्था जो है ना नियमों एवं विधियों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। पखावज नहीं है लेकिन धमार है, ध्रुपद है, तराना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है। तो पखावज नहीं है, ध्रुपद है, तराना है, धमार है। वही क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रही 52 पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, बताइए। इसमें कौन सा जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर, MICR और OCR क्या है, सब क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। इसमें कह रहा था कि आउटपुट डिवाइस कौन है, प्रोजेक्टर है, लेकिन MICR OCR स्कैनर क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा था। फिशर ने किसे सत्ता के राजनीतिक कलाकार कहा था। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा, तो डी होगा, मैकियावेली को। किसको, मैकियावेली को। क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि अमेरिका के में उपनिवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था, बताइए। कह रहा है अमेरिका में उपनिवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट के ने इन्हें एक कर दिया था। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्टम एक्ट ने। किसका है, अस्टम एक्ट ने। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था, बताइए। बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था।
तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1862 में किया गया था। कब किया था? दिसंबर 1862 में। क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा क्या होगा, तो सी होगा, चौथा। क्या होगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 57 पे कह रहा है कि पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? बताइए। कह रहा है कि पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? अमीषा त्रिपाठी के द्वारा, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, क्या है? सी, तबला से। क्या है? तबला से है। क्वेश्चन नंबर है 61 पे, कर 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? बताइए। इसमें किसका मिलान सही नहीं है? कह रहा है कि 61 का राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए ए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। इसमें सही क्या है? कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, सही है। अब बनकापुर मयूर अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। तो इसमें गलत किया था, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं। यहाँ पे क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 पे, कह रहा है कि 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है इसमें जो है ना कौन सा सही सुमेलित है? इसका 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में रखिए। 62 का क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, बिल्कुल सही है। सार का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में, बिल्कुल सही है। और इसमें याद रखिएगा ना कि अगर यहाँ पे बात करें सार का मुख्यालय कहाँ, तो काठमांडू बिल्कुल सही था। इसमें गलत क्या क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है ना क्लोनी स्विट्जरलैंड, यहाँ पे पेरिस नहीं हुआ, क्लोनी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय बोलेगा नैरोबी कहाँ है? नैरोबी केन्या में, ना कि जिनेवा में होगा। नैरोबी केन्या में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे गलत, वाशिंगटन DC नहीं हुआ, न्यूयॉर्क USA में स्थित है, न्यूयॉर्क USA में स्थित है, याद रखिएगा। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क USA में है। और सार का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, ये तो बिल्कुल सही था। आगे है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सियोल किसकी राजधानी है? बताइए। सियोल किसकी राजधानी है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया में। कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। क्वेश्चन है 64 पे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1969 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 पे, कह रहा है कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 65 का डी होगा, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 कह रहा है कि निकलसन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। भाई क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि बेड योर बैक बाक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताइए। बेड योर बैक बाक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है, क्रिकेट में। क्या है? क्रिकेट में। बेड योर बैक बाक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में। क्वेश्चन 68 कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है। क्या है? वर्ष 1927 में किया गया था। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1927 में किया गया था। नेक्स्ट है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? बताइए। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए, बहरीन को जानते हैं। मोतियों का द्वीप किसको बोलते हैं? बहरीन को। इसमें है सुमेलित कीजिए, इसमें भौतिक राशि दिया हुआ, इकाई दिया हुआ है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, 4.312। त्वरण का इकाई क्या है? त्वरण का इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, याद रखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो बल का बोलेगा तो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। कीर्ति कार्य का बोलेगा तो क्या है? कीर्ति कार्य का बोलेगा तो जूल है। आवेग का बोलेगा तो न्यूटन सेकेंड है। क्या? आवेग का न्यूटन सेकेंड है। याद रखिए, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का बोलेगा तो न्यूटन, कीर्ति कार्य का बोलेगा तो क्या होगा? तो जूल, आवेग का बोलेगा तो न्यूटन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है कि ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? बताइए। ध्वनि का तरत्व जो है, पिच जो है ना, किस पर निर्भर करता है? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 71 का क्या होगा? ए होगा, आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति।
क्वेश्चन 72 कह रहा है कि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, बताइए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमन प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे, रमन प्रभाव। तो कह रहा है कि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है। इसमें सूची 1 दिया हुआ, सूची 2, इसमें क्या है, सूची 1 में रेडियो समस्थानिक है और सूची 2 में निदानात्मक उपयोग है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। क्या है, सी। याद रखिए इसका क्या होगा, तो सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए मिलाते हैं, आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ट्यूमर में करते हैं। किसका, ट्यूमर में प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं ट्यूमर में। ओवाल 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका कैंसर में करते हैं। किसका करते हैं, कैंसर में करते हैं। आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में करते हैं। तो कह रहा है आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ करते हैं, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में करते हैं। और सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रक्त व्यतिक्रम में करते हैं। क्या करते हैं, रक्त व्यतिक्रम में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी, कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बताइए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, बीज का होता है। किसका होता है, बीज का। ये 76 में क्वेश्चन कर रहा है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 76 का क्या होगा, सी होगा, FeSO4 × 7H2O। कह रहा है कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, FeSO4 × 7H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। कह रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 77 का क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्या होगा, बी, पत्ता। क्या होगा, पत्ता। क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें खोज दिया हुआ है और इसमें वैज्ञानिकों के नाम दिया, कौन किसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो 78 का जो राइट आंसर होगा, याद रखिए 78 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 78 का सी होगा। देखिए इसको मिलाते हैं। डीएनए की संरचना के बोलेगा खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा, डीएनए की संरचना खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कौन किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ABO रक्त समूह का खोज किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कार्ल एंड लैंडस्टीनर ने किया था। ABO रक्त समूह का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और जंपिंग जीन का खोज किसने किया था, इसका खोज किया था बारबरा और मैकलिन-टॉन्क ने किया था। जंपिंग जीन का खोज किसने किया, बारबरा मैकलिन-टॉन्क ने किया था। रेगुलेटरी जीन का खोज किसने किया था, तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैकब और मोनॉड ने किया था। याद रखिएगा डीएनए की संरचना बोलेगा तो वाटसन एवं क्रिक, और एबीओ का रक्त समूह बोलेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर, और जंपिंग जीन का बोलेगा तो कौन होगा, बाबरा मैकलिन-टॉन्क, और रेगुलेटिंग जीन बोलेगा तो रेगुलेटरी जीन तो जैकब और मोनॉड ने किया था। अब भाई क्वेश्चन रहे 79, तो 78 का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। अब 79 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। इसमें कह रहा है 79 नंबर में कौन सा कथन असत्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। और प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये बिल्कुल सही है, ना कि O2 का होता है। और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, क्या होता है, O2 बाहर निकलता है। ये तीनों कथन क्या है, इसमें सही है। इसमें गलत क्या था, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता नहीं, CO2 का होता है। O2 नहीं, O2 बाहर निकलता है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, बताइए। गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 80 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, CP CV और RJ, याद रखिएगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें बोल रहा है कौन सा किसका है, तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए सी होगा। क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो ओके पर जर्मेनियम, इसका क्या होगा, तो क्या होगा, इसका होगा अचालक होगा। क्या होगा, अचालक। ओके पर जर्मेनियम बोलेगा अचालक होगा, और कमरे के ताप पर जर्मेनियम बोलेगा इसका क्या होगा, तो आंतरिक अर्धचालक होगा। क्या होगा, आंतरिक अर्धचालक होगा। और इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम क्या होगा, इसका हो जाएगा पी टाइप का अर्धचालक होगा। क्या होगा, पी टाइप का अर्धचालक होगा। और आर्सेनिक के साथ डूबा हुआ जर्मेनियम क्या होगा, तो एन टाइप का अर्धचालक होगा। क्या होगा, एन टाइप का अर्धचालक होगा। तो देखिए फिर से ओके पर जर्मेनियम बोलेगा तो क्या होगा, आंतरिक अर्धचालक। कमरे के ताप पे जर्मेनियम बोलेगा तो क्या होगा, जिसका हो जाएगा सॉरी ओके जर्मेनियम बोलेगा तो अचालक होगा ना, ओके पर जर्मेनियम बोलेगा अचालक होगा। कमरे के ताप पे जर्मेनियम बोलेगा तो आंतरिक अर्धचालक होगा। और इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम बोलेगा तो इसका होगा पी टाइप का अर्धचालक। और आर्सेनिक के साथ डूबा हुआ जर्मेनियम बोलेगा तो एन टाइप का अर्धचालक होगा। ये सब पॉइंट याद रखिएगा।
बाकी पीडीएफ हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग अच्छे से जो है ना देख लीजिएगा। बाकी इसका क्लास को देखने के बाद आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। बाकी हम पीडीएफ सारा सेंड कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पर डे आपको जैसे सेट में आता है उसे आपको सेंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन 82 कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। 1 और 3 क्या है? तो सही है। इसमें सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और दृश्य दोनों की उत्तल लेंस के होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें 3 नंबर सही है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 क्या है? सही है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा, बताइए। कह रहा है ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? क्या होगा? 6 से 6 जो है ना, मतलब 6 हो जाता है, 6 बड़ा हो जाता है। क्या होगा? 6 हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, 6 से अधिकतम हो जाता है, याद रखिएगा। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 84 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संचया होती है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या का संचय है। क्वेश्चन नंबर 85 पे इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसका जो राइट आंसर 85 का क्या होगा? 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 2 4 1 3। तो लाइसोसोम का जो है ना, लाइसोसोम क्या है, या देखिए इसका क्या होगा? तो लाइसोसोम का होगा स्वतः पाचन है। क्या है? स्वतः पाचन। माइक्रोसोम का क्या होगा? माइक्रोसोम का होगा अंतः प्रदवी जलिका का एक भाग है। और माइक्रोट्यूबुलस क्या है? तो माइक्रोट्यूबुलस जो है ना, ये क्या है? तो माइक्रोट्यूबुलस क्या है? तो यह एक साइटोपंजर है। क्या है? साइटोपंजर है। और गोल्जी क्वाय है, तो गोल्जी क्वाय क्या है? तो ये स्रावी कणिका है। तो लाइसोसोम क्या होगा? स्वतः पाचन। और माइक्रोसोम क्या होगा? अंतः प्रदवी जलिका का एक भाग है। माइक्रोट्यूबुलस क्या है? तो साइटोपंजर है। और गोल्जी क्या है? कि स्रावी कणिका है। और वही क्वेश्चन 86 पे कह रहा है कि केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, बताइए। केकड़े भी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आइए इसका आंसर इधर है, सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। तो केकड़े जो होता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 87 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। 87 को बताइए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। आप लोग आंसर दीजिए। 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। जाइलम वाहिनियों, ट्रेकेटस वाहिकाओं, वेस्लस जाइलम मृदुतक मतलब पेरेनकाइमा जाइलम तंतुओं से बना होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जाइलम वाहिनियों मतलब ट्रेकेडस, वाहिकाओं मतलब वेसल्स, जाइलम मृदुतक उसको पेरेनकाइमा बोलेंगे, और जाइलम तंतुओं से बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 88 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? केवल एक सही है। केवल क्या है? एक सही है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? बढ़ता है, बिल्कुल सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? बढ़ता है, सही है। और किसी समूह पे ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत निर्भरता क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ ये गलत है, घटता है, तब सही होगा। आगे है क्वेश्चन 89 कह रहा है कि रिंग वॉर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है, बताइए। रिंग वॉर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 89 क्या होगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है 1859 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, बताइए। 1859 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 90 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी से। क्या होगा? रोहिणी से होगा। क्या होगा? रोहिणी से। क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कि बिहार के किस सुल्तान की सेहत की रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई, बताइए। कह रहा है कि बिहार के किस सुल्तान की से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बहार खां। क्या होगा? बहार खां। क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है, बताइए। कह रहा है कि कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 पे कह रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, बताइए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 93 का ऑप्शन नंबर बी डोमर समृद्धि मॉडल पे है। डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। तो कह रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बताइए। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या वो छठी योजना में? क्या है? छठी योजना में। क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि
विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है बताइए। कह रहा है कि बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सुनहरी क्रांति से। क्या है, सुनहरी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है, क्या होता है बताइए। कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। क्या है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, क्या है बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। क्या है, बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव है, आर्थिक दुष्चक्र है। क्या आर्थिक दुष्चक्र है। क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी। कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। क्या होगा, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। क्या होगा, 1948 में। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के कार्य क्या है बताइए। मुद्रा के कार्य क्या है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी है। क्या उपरोक्त सभी, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का हस्तांतरण। कह रहा है मुद्रा के कार्य क्या है। तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का हस्तांतरण है। तो ये सेट नंबर था 1 था, सेट नंबर 1 था, सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बाकी सेट नंबर 2 नेक्स्ट बार देख लेंगे। बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ हम आपको डाल देंगे। पर डे जो जैसे जैसे पीडीएफ आएगा उसमें डालते जाएंगे। भाई क्लास को जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही जो है क्लास लाया गया है और आपके लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। और बाकी टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। उसमें शाम में 3 बजे टेस्ट होता है बिहार पुलिस का, और शाम में 7 बजे एडुटेरिया का भी टेस्ट हो रहा है। बाकी बिहार दरोगा का भी टेस्ट स्टार्ट होगा। तो 3000 जल्दी से सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, फिर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस जो है ना स्टार्ट करेंगे बोर्ड के द्वारा। और बाकी हम यूट्यूब भी करवाएंगे और बोर्ड के द्वारा भी टेस्ट लेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि उसका जो है ना टाइम कब रखें। वो जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना बिहार दरोगा का, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड करवाएंगे एकदम, जो है ना क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन जो है ना इस सब एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसा क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें 30 सेकंड का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन पर डे रहेगा। आप लोग जल्दी से जो है 3000 का पूरा कर दीजिए। और बाकी इस क्लास को जो है ना पूरा हर जगह शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से जो है आप लोग क्लास ही रिकॉर्ड किया गया है, आप लोग की क्लास ही लाया गया है। और बाकी पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। बाकी जो बिहार पुलिस का होमवर्क ग्रुप सीरीज चल रहा है वो बाकी कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे जैसे होमवर्क मिल रहा है वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाइए। जितना पढ़िएगा उतना आपका जो है ना इस तरह से जीके जीएस मजबूत होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस दूर होगा। आप पढ़िएगा लगेगा ना कि सारे क्वेश्चन तो याद ही है। जब टेस्ट दीजिएगा, जब नंबर कम आएगा तब लगेगा कि हाँ एक क्वेश्चन तो हमको याद ही नहीं था, ये आंसर गलत हो गया। तो जरूर ज्वाइन कीजिए और अच्छे से क्लास को जो है ना रिवीजन किया कीजिए। शुरू से क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास को फर्स्ट लेके लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपका जो है ना कुछ होने वाला है। और सारा क्वेश्चन को पता है ना कि हम एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार रिपीट करते हैं, 2 बार तो मैक्सिमम, 2 बार तो मिनिमम करते हैं। कोई क्वेश्चन को कम से कम 3 बार रिपीट करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। आज के लिए यहीं तक नहीं था, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।